हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक सभी का। और हम पढ़ रहे थे बच्चों, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम पढ़ रहे थे मानव जनन तंत्र। और उसमें यदि आपने मेरी पिछली वाली क्लासें देखी हैं तो हमने जो है उसकी बेसिक जानकारी हमारे फर्स्ट वाली वीडियो में देखी थी। और फिर हमने दूसरे वीडियो में पर्टिकुलरली जो है हमने नर जनन तंत्र को जो है हमने डिटेल से समझा था। और आज उसी का हमारा नेक्स्ट पार्ट है और आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। आज हम क्या पढ़ेंगे? मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें भी हम जानेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और फिर हम जो है जनन की कौन सी मुख्य अवस्थाओं से जो है एक बेबी जो है वो गुजरता है और जन्म लेता है, उनकी हम बात करेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी मादा जनन तंत्र। यस, तो आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बच्चों, जैसे हमने नर में पढ़ा था कि नर में प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं और द्वितीयक जनन अंग कौन से हैं, वैसे ही हम मादा में देखेंगे कि मादा में प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं और द्वितीयक जनन अंग कौन से हैं। तो पहले मैं आपको टेबल के माध्यम से कौन कौन से भाग जो है वो प्राथमिक में आएंगे यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएंगे और कौन से जो है वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएंगे, उसकी हम बात करते हैं। और देन मैं जो है आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगी कि कौन कौन से पार्ट जो है वो एक फीमेल के अंदर किस प्रकार से जो है प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बच्चों? तो हम बात करते हैं यहाँ पर मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र जो है इसमें दो प्रकार के ऑर्गन जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक जनन अंग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हो जाएंगे बच्चों। अब देखिए, हम बात करते हैं कि प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं एक मादा के अंदर। तो इसमें बच्चों प्रेजेंट होते हैं एक जोड़ी अंडाशय। क्या होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय, वन पेयर ओवरी। और ये जो अंडाशय है बच्चों, ये किसका निर्माण करते हैं? ये अंडाणु का निर्माण करते हैं, ये ओवम का निर्माण करते हैं, जो कि क्या है? मादा युग्मक है। मादा युग्मक है, फीमेल गेमिट है। क्या है बच्चों? फीमेल गेमेट है। क्लियर? अब देखिए,
द्वितीयक जनन अंगों की यदि हम बात करते हैं बच्चों की, मादा में द्वितीयक जनन अंग कौन से होते हैं, तो मादा के अंदर द्वितीयक जनन अंगों के रूप में बच्चों होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका यानी कि एक जोड़ी क्या होती है, वन पेयर फेलोपियन ट्यूब्स, वन पेयर फेलोपियन ट्यूब्स। इसके अलावा बच्चों होता है गर्भाशय, यूट्रस और इसके अलावा बच्चों होता है योनि, इसके अलावा होता है योनि, इसको हम बोलते हैं वेजाइना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेजाइना बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से मादा के अंदर जो है एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और किस प्रकार से जो है उसमें द्वितीयक जनन अंग जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसकी यदि हम बच्चों बात करें तो देखते हैं डायग्राम में कि ये किस प्रकार से जो है प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्राम। तो मैं डायग्राम बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए इस प्रकार से होती है इनका अरेंजमेंट। इस तरीके से जो है फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर स्थित होते हैं अंडाशय। ये दोनों तरफ जो है एक एक अंडाशय यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों, ये क्या है, अंडाशय हैं। ये क्या है, अंडाशय हैं। और यदि मैं वास्तव में इसकी पोजीशन आपको बताऊं तो जो हमारी किडनियां होती हैं, जो हमारे किडनीज वृक्क होते हैं, किडनी से नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहां पर क्या स्थित होता है, ये दोनों जो फेलोपियन ट्यूब है या फिर हम अंडाशय की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से जो ये आपको नलिका जो दिख रही है, लंबी नलिका बच्चों, इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी अंडवाहिनी नलिकाएं, इनको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हम बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊपर से चौड़ा है और नीचे से क्या है, सकड़ा है, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। ये क्या है बच्चों, गर्भाशय है। ये यूट्रस है, गर्भाशय है। और ये गर्भाशय जो है बच्चों, ये आगे एक सकड़े मार्ग में खुलता है और इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं योनि। इसको हम क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेजाइना बोलते हैं। तो आई थिंक आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो जो यहाँ पर आपको अंडाशय दिख रहे हैं, जो कि प्राथमिक जनन अंग की तरह काम करते हैं बच्चों, इसके द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है, इसके द्वारा ओवम का निर्माण किया जाता है। और ये जो अंडाणु है बच्चों, ये अंडाणु निकलने के बाद जो है, ये अंडाणु जो है यहाँ पर बनने के बाद कहाँ आ जाता है, इस फिम्बरी के माध्यम से ये आ जाता है बच्चों इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और फिर ये इस फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ जो है वो इस भाग में आता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो नर होता है उसके अंदर जो शिश्न होता है, पेनिस के माध्यम से शुक्राणु को जो है वो कहाँ पहुँचाया जाता है, मादा जनन अंग में पहुँचाया जाता है। और मादा जनन अंग में बच्चों जो है, मादा जनन अंग में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये स्पर्म जो है यहाँ से इस प्रकार से गति करते हैं
और ये स्पर्म जो है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं, और ये किससे आकर मिलते हैं बच्चों, ये ओवम से मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, ये ओवम से मिलते हैं। इस प्रकार से बच्चों किसका निर्माण होता है, इस प्रकार से एक जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो देखिए जाइगोट का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, तो जाइगोट का निर्माण यदि मैं आपको सिंपली समझाऊं तो हमारा एक क्या होता है, मेल होता है, और मेल के द्वारा क्या बनाया जाता है बच्चों, स्पर्म बनाया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। दूसरी हमारी पार्टिसिपेट करती है फीमेल, और फीमेल में बच्चों कौन होता है, ओवम होता है। कौन सा होता है, ओवम होता है। और ओवम जो है ये जब इसके साथ मिलता है, ये ओवम जो है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, ये बनाते हैं जाइगोट। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जाइगोट। तो ये बना देंगे जाइगोट। जाइगोट इसको हम बोलते हैं युग्मनज। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, युग्मनज बोलते हैं। और इसी से फर्दर आगे किसका निर्माण होगा बच्चों, इसी से आगे फर्दर निर्माण होगा एम्ब्रियो का। किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बच्चों, भ्रूण का निर्माण होगा। क्लियर हो गई सारी की सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हम किसको बोल रहे हैं, अंडाशय को बोल रहे हैं बच्चों। तो ये अंडाशय जो है इसके दो काम होते हैं। जैसा कि हमने नर में भी पढ़ा था कि ये स्पर्म का निर्माण भी करता है, नर युग्मक का भी निर्माण करता है, और दूसरा ये एंडोक्राइन अंतःस्रावी की तरह भी काम करता है, जिसमें वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। वैसे ही जो अंडाशय है वो मादा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसका स्रवण कौन करता है बच्चों, अंडाशय करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तो प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग अब देखिए प्राथमिक जनन अंग में यदि हम बात करते हैं कि इसका मुख्य काम क्या होता है, तो नर नहीं, यहाँ पर हम मादा पढ़ रहे हैं, मादा युग्मक, फीमेल गैमेट या मादा लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण, लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण। और ये मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाणु का निर्माण करता है। और ये अंडाणु बच्चों कैसा होता है, ये होता है अगुणित। ये क्या होता है, अगुणित। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि नर के अंदर क्या होता है, स्पर्म बनता है, वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। उसमें गुणसूत्र की संख्या जो है वो मुख्य कोशिका की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। उसी को, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। तो ये है अगुणित। क्या है, अगुणित है। ये है बच्चों हैप्लॉइड। कैसा है, हैप्लॉइड है। ये कैसा है बच्चों, अगुणित है। क्लियर। तो पहला तो ये किसका निर्माण कर रहा है बच्चों, मादा युग्मक का निर्माण कर रहा है। और दूसरा ये काम करता है अंतःस्रावी के रूप में, अंतःस्रावी के रूप में, एंडोक्राइन के रूप में, एंडोक्राइन के रूप में, और एंडोक्राइन के रूप में बच्चों ये क्या करता है, एंडोक्राइन के रूप में ये क्या करता है बच्चों, एंडोक्राइन के रूप में ये मादा जनन हार्मोन का निर्माण करता है। ये मादा जनन हार्मोन का निर्माण करता है।
और आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों की मादा हार्मोन जो है वो कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो 2 हार्मोन के नाम आपको याद रखने हैं, एक है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको एस्ट्रोजन ही बोलते हैं, और दूसरा है बच्चों प्रोजेस्टेरोन। क्या है? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। बच्चों प्रोजेस्टेरोन जो है, इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है कि गर्भावस्था हार्मोन जो है वो किसको बोलते हैं, कि यदि कोई लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई तो लगातार जो है वो 9 महीने तक क्या करती है, बच्चे का पालन पोषण करती है, तो यानी कि प्रेगनेंसी बिल्कुल सही रहे, तो ये सारा मेंटेनेंस का काम कौन करता है, वो करता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन। कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। हम लोग इसको गर्भावस्था हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसका नाम हो जाएगा गर्भावस्था हार्मोन, गर्भावस्था हार्मोन। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। अब देखिए, इसके अलावा अंडाशय में बच्चों क्या होता है कि जो जैसे हम बोलते हैं कि ग्राफिन फॉलिकल वगैरह बहुत सारी क्या होती है, पुट्टिकाएं होती है, जिसको हम oogonia भी बोलते हैं। फिर ये आगे जो है फर्दर डेवलप होती है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और फाइनली जो है किसका निर्माण होता है बच्चों? फाइनली जो है वो अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतना जो है हमारे डिटेल्स एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिंपली आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्राथमिक जनन अंग जो है उसके द्वारा क्या क्या काम होता है। तो पहला हमने पढ़ा कि ये मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है जो अगुणित होता है, और ये अंतःस्रावी की तरह मादा जनन हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी करता है। और प्रोजेस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? गर्भावस्था हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भावस्था हार्मोन बोलते हैं। तो ये हमने बात की प्राथमिक जनन अंग की। अब हम बात करते हैं बच्चों द्वितीयक जनन अंग की। अब हम बात करते हैं द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या काम करते हैं बच्चों? ये काम करते हैं, जैसे हमने नर में पढ़ा था कि भाई वसंत तो जो है वो शुक्राणु का निर्माण करता है, और बाकी जो अंग है वो शुक्राणु को उसके मार्ग तक पहुंचाने का काम करता है। वैसे यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो द्वितीयक जनन अंग जो है वो अंडाणु को जो है गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है बच्चों फेलोपियन ट्यूब्स। क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब्स। तो इसमें पहला हो जाएगा अंडवाहिनी नलिकाएं, अंडवाहिनी नलिकाएं, फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, तो डायग्राम में आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि ये अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु निकलने के बाद कौन सी नलिका में आता है? फेलोपियन ट्यूब्स में आता है। तो पहला तो ये क्या कर रहा है कि अंडाणु को अंडाशय से कहाँ पहुंचा रहा है? गर्भाशय में पहुंचा रहा है। अंडाणु को अंडाशय से निकलने के बाद कहाँ पहुंचा रहा है? गर्भाशय में पहुंचा रहा है। और ये सबसे लंबा भाग होता है और उसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? तो इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों यह है जनन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, और इनकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर होती हैं बच्चों।
और इसका काम क्या होता है, अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाती है। जैसे कि आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, अंडाणु को अंडाशय से या ओवरी से अंडाशय से गर्भाशय तक, अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब यदि हम बच्चों बात करें कि फर्टिलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु और अंडाणु जो है ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये इस अंडवाहिनी का जो ये वाला भाग है, यहीं पर क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और इस भाग को हम बोलते हैं बच्चों एम्पुला। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। तो ये कौन सा भाग है बच्चों, ये हो जाएगा अंडवाहिनी का एम्पुला वाला भाग। तो यदि आपसे पूछा जाए कि निषेचन की प्रक्रिया कौन से स्थान पर होती है, तो आपको अंडवाहिनी ऑप्शन में मिले तो अंडवाहिनी करना है। यदि आपको अंडवाहिनी नहीं मिले तो अंडवाहिनी का एम्पुला वाला भाग जो है वो आपको दे रखा होगा। क्लियर? तो देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के फैलोपियन ट्यूब्स अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में संपन्न होती है। एम्पुला वाले भाग में संपन्न होती है। एम्पुला वाले भाग में संपन्न होती है। तो ये हमने देखा अंडवाहिनी, और इसके बाद में ये भाग आता है गर्भाशय के अंदर। कहाँ खुलता है बच्चों? गर्भाशय के अंदर। तो द्वितीय जो हमारे जनन अंग है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें पहला हमने अंडवाहिनी देखा। अब दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों, दूसरा हम देखेंगे गर्भाशय। तो दूसरा हमारा हो जाएगा गर्भाशय। दूसरा हो जाएगा गर्भाशय, यूट्रस। अब देखिए, गर्भाशय जो है, निषेचन के बाद आपको पता है, निषेचन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है। तो भ्रूण का जो रोपण है, इम्प्लांटेशन जो है वो कहाँ पर होता है बच्चों? वो होता है गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय में जो है 3 परतें पाई जाती हैं, जिसकी सबसे आंतरिक परत को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। बीच वाले को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाले को हम बोलते हैं एक्टोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एक्टोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो भ्रूण का जो इम्प्लांटेशन है, जो रोपण है, वो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। तो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों कि निषेचन के बाद
निषेचन के बाद बने युग्मनज जाइगोट या उसके बाद में बनता है भ्रूण का रोपण इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में होता है। एंडोमेट्रियम में होता है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भ्रूण का जो माता के साथ जो संपर्क होता है वो किसके द्वारा होता है। तो बच्चा जो गर्भाशय के अंदर जो है इसके एंडोमेट्रियम में धंसा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या है, ये इस तरीके से आपको पता है कि ये गर्भाशय है। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, अंतरोपण होता है। तो यहाँ पर इस मदर और इसके बीच में क्या बनती है बच्चों, इसके बीच में बनती है प्लेसेंटा। क्या बनती है, एक रस्सी के समान संरचना बनती है, रस्सी के समान संरचना बनती है, जिससे कि माता से जो है पोषक पदार्थ जो है वो भ्रूण को जो है प्राप्त होते रहते हैं और वापस ये उत्सर्जित पदार्थ जो है वो माता के अंदर जो है वो ट्रांसफर करता रहता है। तो ये सारा का सारा खेल जो है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, ये होता है प्लेसेंटा के द्वारा। तो इसमें हम लिख सकते हैं इस तरीके से, माता तथा भ्रूण के बीच संबंध जो है वो किसके द्वारा स्थापित होता है, वो होता है बच्चों प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ये गर्भाशय का भाग जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत बना दिया है। ऊपर से ये क्या होता है, चौड़ा होता है और नीचे से ये कैसा होता है, सकड़ा होता है। तो ऊपर से ये इस तरीके से चौड़ा होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है, इसका सकड़ा होता है। तो ये हम लिख सकते हैं इसमें कि गर्भाशय का ऊपरी भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है और इसको हम बोलते हैं बच्चों फंडस। इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस भी बोलते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि गर्भाशय का ऊपरी भाग चौड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं फंडस। और जो निचला भाग होता है, जो निचला वाला भाग होता है, जो सकड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं वेजाइना। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेजाइना। तो निचला भाग सकड़ा होता है, नेरो होता है
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं योनि, इसको हम क्या बोलते हैं योनि, इसको हम बोलते हैं वेजाइना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेजाइना। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आई थिंक गर्भाशय से रिलेटेड। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हमारे पहले हमने पढ़ा अंडाशय प्राथमिक जनन अंग है, फिर हमने फेलोपियन ट्यूब्स पढ़ी, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर गर्भाशय, और अब हमारे लास्ट जो द्वितीयक जनन अंग के अंदर बचा हुआ है बच्चों वो है योनि। क्या है बच्चों, योनि, इसको हम वेजाइना बोलते हैं। अब देखिए ये वेजाइना जो है ये क्या काम करता है, तो वेजाइना जो है ये मादा के अंदर जो है कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, ये मेथुन अंग की तरह काम करता है। इसके अलावा फीमेल के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जो रज चक्र चलता है, उसमें जो रक्त का स्त्राव होता है वो भी कहाँ से होता है बच्चों, वो भी होता है योनि से। कहाँ से होता है, योनि से होता है। और बेबी जो है डेवलप होने के बाद जो जन्म लेता है, जो डिलीवरी होती है उसके थ्रू जो बेबी बाहर आता है बॉडी से, वो भी कहाँ से होता है बच्चों, वो होता है योनि से। ठीक है, तो देखिए हम क्या पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं बच्चों, मादा में यह है, मादा में यह है, मेथुनांग, कोपुलेटरी ऑर्गन का कार्य करता है, कोपुलेटरी ऑर्गन का कार्य करता है, और जो रज चक्र चलता है महिलाओं के अंदर, रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल द्वारा रक्त का स्त्राव भी यहीं से होता है, रक्त का स्त्राव, रक्त का स्त्राव होता है। इसके अलावा प्रसव की क्रिया, डिलीवरी बोल सकते हैं इसको समझने की दृष्टि से, प्रसव की क्रिया, पास्चुराइजेशन बोलते हैं इसको, पास्चुराइजेशन बोलते हैं इसको अपन। अब यदि हम बात करते हैं बच्चों योनि की, तो योनि जो है इसका माध्यम होता है अम्लीय माध्यम, क्योंकि यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसके अलावा यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल भी होता है, तो यहाँ का माध्यम क्या होता है, एसिडिक होता है। तो हम लिख सकते हैं कि योनि का माध्यम, मीडियम कैसा होता है उसकी यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो लैक्टोबैसिलस जो है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये आपको पता ही है, लैक्टिक एसिड उत्पन्न करेंगे। तो लैक्टिक अम्ल एसिड जो है ये उत्पन्न कर रहे हैं, इसका मतलब जो है एसिडिक मीडियम होगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के कारण। और दूसरा यहाँ पर होता है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, यह है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ पर जो मीडियम होता है बच्चों वो कैसा होता है, दोनों को मिलाकर मीडियम की यदि हम बात करते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों एसिडिक। कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो जब बहुत सारे स्पर्म जो हैं वो नर के द्वारा जो है मादा की योनि के अंदर मुक्त किए जाते हैं, तो बहुत सारे जो स्पर्म हैं जो इस एसिडिक मीडियम में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फाइनली जो एक स्पर्म है वही कहाँ पर जाता है, अंडाणु के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन करता है। उसके बाद में जो है युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। देन उसमें जो है विभिन्न तरह के क्लीवेज होता है, विदलन प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, बच्चे का जो है वो जन्म होता है। तो ये हमने पढ़ा मादा जनन तंत्र। अब जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी उसको यदि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यदि बात करूँ तो देखो जनन की अवस्थाओं की यदि हम बात करते हैं तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की प्रक्रिया।
स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें टोटल जो है 4 प्रोसेस हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला हमने बोला कि युग्मक का निर्माण होना। लैंगिक अंगों का विकास हमने देखा था कि कौन से लक्षण जो है वो मादा में प्रकट होते हैं, कौन से लक्षण जो है वो नर में प्रकट होते हैं। और देन जो है जब ऑर्गन्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं बच्चों, तो फिर क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स स्पर्म का निर्माण होता है और फीमेल गैमेट्स ओवम का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं युग्मक जनन। तो पहला प्रोसेस हो जाएगा युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? गेमेटोजेनेसिस। जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई जनन में कौन सी प्रावस्था शामिल नहीं है, तो आपको पता होगा तो आप बता सकते हो कि कौन सी जो उसमें शामिल नहीं होगी। क्लियर? तो युग्मक जनन, और युग्मक जनन में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो है नर के द्वारा बच्चों नर युग्मक मेल गैमेट, शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस। और यदि बात करें मादा, तो मादा जो है बच्चों, मादा जो है ये मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करेगी। ये फीमेल गैमेट ओवम का निर्माण करेगी, ओवम अंडाणु का निर्माण करेगी। और इसको हम बच्चों बोलते हैं oogenesis। इसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis हम बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है गैमेट्स जो है वो बन चुके हैं। अब इनका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो सेकंड हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी बच्चों? निषेचन। दूसरी हो जाएगी निषेचन। फर्टिलाइजेशन। और इसमें क्या होता है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर जो है शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, स्पर्म और ओवम मिलेंगे, शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे बच्चों, स्पर्म और ओवम मिलेंगे। और किसका निर्माण होगा? यहाँ पर बच्चों निर्माण होगा युग्मनज का। किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा, ज़ाइगोट का निर्माण होगा। और फर्दर आगे जो है इसमें क्या होगा? इसमें होगा बच्चों क्लीवेज। क्या होगा? इसमें विदलन होगा। ठीक है, इसमें विदलन होगा बच्चों। और क्या होगा? भ्रूण का आगे विकास होगा। तो तीसरा स्टेप हमारा हो जाएगा विदलन, क्लीवेज। क्लीवेज जो है ना बच्चों सिंपल है। क्लीवेज में कुछ नहीं होता है। क्लीवेज में क्या होता है कि जो यहाँ पर ये युग्मनज बना है ना, जो क्या है? डिप्लॉइड है। युग्मनज जो है ये क्या है? डिप्लॉइड है, 2n है। इसकी कोशिकाओं में जो है लगातार समसूत्री विभाजन होगा और एक कोरक का निर्माण होगा, ब्लास्टुला का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, तो युग्मनज में यानी कि जाइगोट में समसूत्री विभाजन के द्वारा यानी कि माइटोसिस के द्वारा किसका निर्माण होगा बच्चों? यहाँ पर कोरक का निर्माण होगा। मतलब जो जिस अवस्था में होगा ना, विभाजन होने के बाद जो भ्रूण जैसा हमें दिखाई देगा उसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लास्टुला बोलते हैं। क्लियर?
अब लास्ट में क्या होगा कि लगातार जो है बच्चे में जो है विभाजन होते रहेंगे, जिसमें विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। जैसे मैं यदि आपसे डिस्कस करूँ तो मोरूला है, ब्लास्टूला है, गेस्टूला है। तो बहुत कम छोटा होता है तब हम उसको मोरूला बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है उसको हम ब्लास्टूला बोलते हैं, और जब बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है उसको हम बोलते हैं गेस्टूला। उसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टूला। लेकिन इस लेवल पर हमारे लिए ये अवस्था जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? अब लास्ट में आता है बच्चों, लास्ट में आता है कि अब बच्चा जो है वो विकसित हो चुका है, तो बच्चा अब दुनिया को देखने के लिए बाहर आएगा, जन्म लेगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्रसव। तो हमारा हो जाएगा प्रसव, पास्चुराइजेशन, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? विकास पूर्ण होने के बाद बेबी का जन्म लेना, विकास पूर्ण, बेबी पूरी तरीके से विकसित। अब बच्चा क्या कल जन्म लेगा, और बेबी बर्थ जो है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रसव। क्या बोलते हैं? प्रसव। और आपको पता है कि यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स काम मतलब भाग लेते हैं। तो देखिए प्रसव की यदि मैं बात करूँ आपसे, तो प्रसव यहाँ पर जो हार्मोन्स की यदि हम बात करें कि हार्मोन्स जो है वो कौन कौन से भाग लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 2 हार्मोन जो है इस दौरान जो है एक्टिव होते हैं। उसमें पहला होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है बच्चों? ऑक्सीटोसिन। अब देखो ऑक्सीटोसिन के बच्चों 2 काम होते हैं। ऑक्सीटोसिन के कितने काम होते हैं? 2 काम होते हैं। एक तो बच्चा जो है आसानी से जन्म ले सके, मदर को कम से कम दिक्कत आए, इसीलिए जो है ये गर्भाशय में संकुचन का काम करवाता है। कॉन्स्ट्रक्शन का काम जो है वो कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन करवाता है। तो पहला इसका काम हो जाएगा गर्भाशय में संकुचन, गर्भाशय में संकुचन। और दूसरा बच्चों जो मेमरी ग्लैंड है, मिल्क ग्लैंड है, इस दौरान जो है मिल्क ग्लैंड जो है वहां से दुग्ध का स्त्राव जो है वो कौन करवाता है? हालांकि दुग्ध के निर्माण को प्रेरित तो प्रोलैक्टिन करता है या मेमोट्रोपिन करता है, लेकिन दुग्ध का स्रवण, अब बच्चा जन्म ले चुका है तो बच्चे को किसकी जरूरत पड़ेगी? मिल्क की जरूरत पड़ेगी, उसको जिंदा रहने के लिए दूध की जरूरत पड़ेगी। तो दुग्ध का स्रवण जो है उसका काम भी कौन करवाता है? वो भी करवाता है बच्चों ऑक्सीटोसिन। कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन, और एक और हार्मोन जो है, हालांकि वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है विकसित होता है, और उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, या इसको हम बोलते हैं मेमोट्रोपिन हार्मोन। इसको हम बच्चों बोलते हैं मेमोट्रोपिन हार्मोन। मेमोट्रोपिन हार्मोन। और ये क्या करता है? गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। दुग्ध निर्माण को ये क्या करता है बच्चों? प्रेरित करता है। दुग्ध निर्माण को ये क्या करता है? प्रेरित करता है। यानी कि मिल्क फॉर्मेशन को क्या करता है? ये बढ़ाता है, जिससे कि मेमरी ग्लैंड का अच्छे से विकास हो सके और जो बेबी जब बर्थ लेगा तब उसको जो है प्रॉपरली जो है न्यूट्रिशन मिल सके। तो बच्चों मैंने आपको बहुत डिटेल से जो है हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने अलग अलग से जो है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की बात की। तो यहाँ पर हमारे जितने भी सिस्टम जो है हमने लाखों हजारों साल पहले जो शुरू किए थे बच्चों, वो आज हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम अगली क्लास में जो है नेक्स्ट हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम टिश्यू पढ़ सकते हैं, उत्तक पढ़ सकते हैं, या फिर हम डिजीज वाला कोई टॉपिक ले सकते हैं, या फिर बायोलॉजी में एक चैप्टर बचा हुआ है, एक तो पारिस्थितिकी बचा हुआ है। हालांकि मेरे पिछले वाले वीडियो जो है मैंने उसमें पारिस्थितिकी बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, लेकिन मैं फिर से आपको पारिस्थितिकी पढ़ाऊंगी। और इसके अलावा जो है पादप और जंतुओं का वर्गीकरण, ये कुछ मेन टॉपिक जो है हमारे बायोलॉजी में बचते हैं। तो हम बहुत जल्दी जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वैकेंसियाँ जो है वो लगातार आ रही हैं, तो हमें हमारी तैयारी को अच्छे से मजबूत भी करना है और उसका रिविजन भी करना है। तो आई होप कि ये सारे वीडियो आपके लिए यूजफुल होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।